हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भांडगे और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं अर्ब्स पाल्सी के ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन। अर्ब्स पाल्सी ये एक नवजात शिशु में मिलने वाली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और इसकी ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली फेज वाइज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रोटेक्टिव फेज ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है, अर्ली फेज ऑफ ट्रीटमेंट और उसके बाद लेट फेज ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह से होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको अर्ब्स पाल्सी के ट्रीटमेंट में बताने वाली हूँ। बट आई थिंक ये सारी इंफॉर्मेशन मैं अगर एक ही वीडियो में आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक फेज वाइज आपको वीडियो बना के ये इंफॉर्मेशन दूं ताकि आपको पहले तो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आप समझ पाएंगे और वो ट्रीटमेंट अप्रोच भी आप अपना पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोटेक्टिव फेज ऑफ ट्रीटमेंट अर्ब्स पाल्सी में क्या होनी चाहिए और आई थिंक इसके 3 से 4 वीडियो होंगे जो मैं आपके लिए आगे लेके आने वाली हूँ, तो आप एक भी वीडियो इसका मिस मत कीजिएगा। और हमारे चैनल लीड फिजियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अर्ब्स पाल्सी क्या होती है, क्यों होती है, किस कारण होती है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं इनके लिए मैं एक शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि अर्ब्स पाल्सी ये बच्चों में मिलने वाली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हेड और शोल्डर के बीच में जो ब्रेकियल फ्लेक्सस नसों का जाला होता है, इसको ये इंजुरी बर्थ के दौरान हो जाती है और उसके कारण एक साइड का हाथ जो है वो पूरी तरह से अपाहिज यानी कि पैरालाइज्ड हो जाता है। और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने पहले के वीडियो में दी हुई है और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। ड्यूरिंग बर्थ ही ये पता चल जाता है कि बेबी को अर्ब्स पाल्सी हुई है और इसी टाइम से प्रोटेक्टिव फेज ऑफ ट्रीटमेंट शुरू होनी बहुत जरूरी है और उसी लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पेरेंट एजुकेशन। माता पिता को सही वे में एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है। इंजुरी होने के कारण जो नसों का जाला है उसके आजू बाजू में जो रक्तस्राव हुआ रहता है, हेमरेज होता है या बेसिकली जो ट्रोमा हो जाता है, अंदर स्वेलिंग आ जाती है इंटरनली, तो उसके कारण आगे का जो प्रोटेक्टिव फेज है उसको समझना और उस तरीके से ट्रीटमेंट अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। और ये 0 डे से लेके मैक्सिमम आगे 8 से 10 दिन तक ये प्रोटेक्टिव फेज ऑफ ट्रीटमेंट प्रॉपरली फॉलो करना बहुत जरूरी है और उसी लिए पेरेंट्स को सही एजुकेशन 2 पॉइंट पे देना बहुत जरूरी है। सबसे पहला एजुकेशन जो आता है वो है बेबी पोजिशनिंग। अभी बेबी को तो अर्ब्स पाल्सी हुई है, उसके बाद आगे अभी बेबी को किस तरह से पोजीशन देना है ताकि जो रिकवरी है एक्सेलरेट करने के लिए, हीलिंग को बढ़ावा देने के लिए और फर्दर नसों को जो ब्रेकियल फ्लेक्सस है उसको इंजुरी अवॉइड करने के लिए किस तरह से बेबी को सुलाना है। इन नसों में ये इंजुरी हुई है, उसके कारण आजू बाजू के एरिया में भी हेमरेज और एडिमा यानी कि स्वेलिंग बढ़ी हुई रहती है, तो उन चीजों को कम करने के लिए नसों में और ज्यादा टेंशन ना क्रिएट हो, इसलिए हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में रखना जरूरी होता है जिसके कारण नसों पे जो प्रेशर बढ़ रहा है या आ सकता है उसको हम रोक सकते हैं। तो जब अगर नस को हम खींचते हैं तो टेंशन बढ़ सकता है और नस कब खींच सकती है और ज्यादा, जब हाथ कंटिन्यूअसली हैंगिंग पोजीशन में नीचे की तरफ ही बना रहेगा। उसी तरह बेबी सोते हैं या जैसे नॉर्मली उसी पोजीशन में अगर बच्चा रहेगा तो हाथ पे जो है रिकवरी जो प्रोटेक्टिव फेज में होनी चाहिए वो स्लो डाउन हो सकती है। तो अभी नसों को रिलैक्स करने के लिए सिंपल हमें हाथ को ऊपर की तरफ यानी कि शोल्डर 90 डिग्री में, एल्बो 90 डिग्री में और फोरआर्म और फिंगर्स ओवरहेड मतलब सर के ऊपर रखना बहुत जरूरी है। हाथ में जान नहीं है तो हाथ खुद से वो पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमें यहाँ पे छोटी पिलो या टर्किश टॉवेल की मदद लेके हाथ को प्रॉपरली सपोर्ट देना होता है जिससे कि हाथ ऊपर की तरह फ्लेक्शन यानी कि बेंडिंग पोजीशन में मेंटेन हो सके।
उसी के साथ एल्बो और फोरआर्म को भी सपोर्टेड पोजीशन में रखना है और हथेली में कॉटन के कपड़े का बॉल बना के रखना है, जिससे कि उंगलियां सीधी रहने में मदद हो सके। अभी नॉर्मली आप कोई भी नवजात शिशु बच्चों को अगर देखते हैं तो वो हमेशा इनिशियल स्टेज में, जब तक वो एक छोटे बेबी होते हैं तब तक दोनों हाथ ऊपर करके ही वो सोते हैं, खेलते हैं। और इट इज लाइक बेसिकली जैसे हैप्पी मैन दोनों हाथ ऊपर रखते हैं, उस तरह से कोई भी अगर आप बच्चा देखते हैं तो वो पोजीशन उनके लिए नेचुरल होती है। हीलिंग को एक्सेलरेट करने के लिए ये पोजीशन बहुत ही फायदेमंद होती है और जितनी देर तक आप बेबी को इस पोजीशन में रखते हो उतनी ही रिकवरी आगे चल के बेबी की अच्छे होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। एब्स पाल्सी के स्पेसिफिक जो स्प्लिंट आते हैं वो लगाने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ इतने छोटे बच्चों को ऑलरेडी इस तरह की इंजरी हुई रहती है, ऊपर से पेरेंट्स को भी एक इमोशनल ट्रॉमा होता है, फिर से बच्चे जो छोटे हैं उनको एक स्प्लिंट में हाथ को रखने के प्रयास में जो एक इमोशनल ट्रॉमा पेरेंट्स को भी या बच्चे को भी जो डिस्कम्फर्ट होता है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों को स्प्लिंट जरूरी है आगे चल के अगर ये फेज मिस हो जाती है तो फिर वो यूज करना भी वहां पे फिर जरूरी बन जाता है। और इसीलिए डे 1 इनफैक्ट 0 डे से ही अगर आप इस प्रोटेक्टिव फेज में ये पहला एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट बेबी पोजिशनिंग पे ध्यान देते हैं तो आपकी बेबी की रिकवरी अच्छी तरीके से होने में आपको डेफिनेटली मदद होगी। दूसरा पॉइंट पेरेंट एजुकेशन में आता है बेबी हैंडलिंग। बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है इन टर्म्स ऑफ किस तरह से बच्चों को उठाना है, गोदी में लेना है या बेबी को बेड पे भी रखते हैं या झूले में रखते हैं तो किस तरह से बेबी को हैंडल करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होती है एब्स पाल्सी के बच्चों में। पहले भी बताया है कि ये नर्व इंजुरी है, तो नर्व इंजुरी जितनी हो चुकी है वो तो एक ड्यूरिंग बर्थ टाइम पे हो गई है, बट अगर हैंडलिंग पोजिशनिंग इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इंजुरी आगे चल के बढ़ भी सकती है। जिस तरह से हम इंजुरी को कम करके हीलिंग को एक्सेलरेट कर सकते हैं उसी तरह से इंजुरी बढ़ भी सकती है अगर रॉन्ग हैंडलिंग रॉन्ग पोजीशन में बच्चे को कंटिन्यूअसली रखा जाएगा। तो बेबी की माँ और एखादा ही फैमिली मेंबर बेबी को हैंडल करना चाहिए ताकि काफी सारे लोग अगर घर में रहेंगे और बेबी को उठाएंगे या खेलेंगे तो बेसिकली सबको एजुकेशन फिर देना जरूरी है, या ज्यादा हैंडलिंग से भी बेबी भी इरिटेट हो जाते हैं और हाथ को भी इंजुरी बढ़ सकती है। सो मैक्सिमम 1 या 2 लोग ही घर के बेबी को हैंडल कीजिए एटलीस्ट इनिशियल, जब तक आपका एक रिकवरी फेज अचीव नहीं होता है। तो अभी आपको बेबी को पहले तो हैंडल कैसे करना है, जैसे पहले भी बताया पैरालाइज होने के कारण हाथ हमेशा एक लटका हुआ हैंगिंग पोजीशन में होता है, तो जितना अगर नर्व को प्रेशर बढ़ेगा टेंशन बढ़ेगा उतना इंजुरी बढ़ सकती है या उसकी हीलिंग प्रोसेस हैम्पर हो सकती है। ये आपको सिंपल चीज दिमाग में रखना है और इसीलिए जब आप बेबी को अगर झूले में भी डाल रहे हैं या बेबी को बेड पे अगर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सरका रहे हैं या गोद में लेने की कोशिश कर रहे हैं तो अब आपको ये सारे एक्टिविटीज में बच्चे को हाथ से बिल्कुल भी उठाना नहीं है, उस हाथ को ना खींचना है या ना उस हाथ को सरकाना है बहुत देर तक। या बच्चों को काफी लोग जो है ऐसे काख में यानी आर्मपिट में हाथ लगा के उठाते हैं, तो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं उठाना है। साथ ही जब हाथ में कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है तब इस हाथ को आपको फोल्ड रखना है, बेबी के टम्मी पे ही हाथ को रेस्ट रखना है ताकि हाथ जो है एक सेफ फोल्डिंग पोजीशन में ही रहेगा। और जब बेबी को आप गोद में लेना चाहते हैं तब हाथ जब टम्मी पे रहेगा तब बेबी की बैक, टम्मी, हाथ और नेक इन सारे बॉडी पार्ट को पूरा एज अ लॉग एक पूरे बॉडी पार्ट के तरह ही आपको उठाना है सो दैट वो हाथ नीचे की तरफ लटकेगा नहीं, उसमें ट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा क्रिएट नहीं होगा। तो ये प्रिकॉशन सबसे इंपॉर्टेंट जब आप घर के कोई मेंबर बेबी को उठा रहे हैं, गोद में ले रहे हैं तब आपको फॉलो करना है। और इवन जब गोद में भी रखते हैं तब भी हाथ उसका नीचे हैंगिंग पोजीशन में नहीं छोड़ना है।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, जब उसकी माँ बेबी को फीडिंग करती है, जब दूध देती है, तब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात फिर से आपको नोट करनी है, बेबी जब दूध पीते हैं वो सबसे रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, बॉडी पूरी लूज छोड़ देते हैं। तब उनके माँ को ये ध्यान जरूर देना है कि जिस हाथ को पैरालाइज हुआ है उसको एक तो शरीर के, आपके शरीर और बेबी के शरीर के बीच में बहुत प्रेस नहीं होने देना है, अपोजिट साइड में हाथ आना चाहिए और वो हाथ भी नीचे हैंगिंग पोजीशन में नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए आपको हाथ फिर से बेबी के ही टमी पे रेस्ट कीजिए, पीलो का या आपके हाथ का सपोर्ट देके उस हाथ को एक्सटर्नल बाहर से सपोर्ट दीजिए ताकि हाथ पे टेंशन या स्ट्रेच फोर्स नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी बहुत ही सिंपल बट मोस्ट इफेक्टिव प्रिकॉशंस है। रिकवरी जो फेज शुरू हो जाती है, जो प्रोटेक्टिव फेज से ही शुरू हो जाती है, इस पे आप इन 2 पॉइंट पे बहुत गहराई में ध्यान देके अगर एजुकेशन के साथ इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं तब बेबी की रिकवरी प्रॉपर वे में होने के लिए आपकी एक प्रोसेस शुरू हो जाती है। अर्ली फेज ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह से होती है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स एज अ ट्रीटमेंट कवर करने चाहिए, इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आज की ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को आप प्लीज लाइक कीजिए और मैं आपको यहाँ पे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा ताकि जिन बच्चों को अब्स पाल्सी हुई है उनके पेरेंट्स तक ये इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टिव फेज की अर्ली स्टेज में जाना बहुत जरूरी है ताकि आगे होने वाली रिकवरी भी उनकी एक्सेलरेट हो सके। और हमारे चैनल लीड फिजियो को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूंगी। टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड हैप्पी वॉचिंग।